हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हमारे पास लाइन एंड एंगल्स। और इन वीडियोस में हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के सारे ही क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, जिससे कि हमें क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को करने से पहले हमें इनके एंगल्स के बारे में इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारे पास क्या है, लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन के बारे में और एंगल के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, जब भी हम चैप्टर शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एंगल समझते हैं। एंगल ये देखो बेसिक है, हमने 8th क्लास में 7th में ये चीजें पढ़ी हुई है, पर फिर भी एक बार हम उनको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम टाइप ऑफ एंगल को समझेंगे, टाइप ऑफ एंगल होते क्या है। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल में सबसे पहला जो हमारे पास एंगल आता है वो आता है हमारा एक्यूट एंगल। अब देखो एक्यूट एंगल जो है वो एंगल होता है जो कि 90 से क्या हो, छोटा हो। देखो ध्यान से देखना, ये हमारे पास ग्राफ ऐसे बना हुआ है, जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखो, यहाँ पे हमारे पास जो 90 डिग्री से छोटा हो, मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये एंगल है, ये थीटा है हमारे पास। ठीक है, ये जो थीटा होगा हमारे पास, ये 90 से क्या होगा, छोटा, 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, में 0 से क्या होगा, 0 यहाँ पे होता है और 90 यहाँ पे होता है, तो 90 से 0 के बीच में आने वाले एंगल को ही क्या बोलते हैं, हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान से याद रखना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो कि 0 से लेके 180 के बीच में एंगल आने वाले होते हैं। 180 के बीच में जो आते हैं एंगल, उन सबको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान रखना, जिन एंगल की मेजरमेंट 0 से 180 के बीच में आते हैं उनको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल होगा थीटा, जो एंगल को हम थीटा बोलते हैं, ये जो सिंबल बना हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, ये 180 से तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और 0 से क्या होगा, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये 90 के भी बोल सकते थे, 90 से बीच में ऐसा भी बोल सकते थे कि 90 के और 180 के बीच में जो एंगल आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो सारे ही ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। अगर एग्जिट 90 डिग्री का होगा, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, नेक्स्ट वाले नेक्स्ट एंगल पे, जो कि अगर 90 डिग्री का है पूरा एंगल हमारे पास, तो इसका मतलब क्या है, वो कैसा एंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, जब भी कोई भी एंगल 90 डिग्री का सिंबल होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, 90 डिग्री का अगर एंगल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर हमारे पास ये देखो 0 से लेके, ठीक है, 360 के बीच में एंगल आता है, मतलब कि इसको ध्यान से समझना। अगर 180 से बड़ा एंगल है, यहाँ पे देखो 180 आता है यहाँ पे, अगर 180 से बड़ा एंगल है, ठीक है, 180 से बड़ा एंगल और 360 के बीच में आ रहा है एंगल, ध्यान से समझना, 180 से बड़ा और 360 के बीच में एंगल आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे मान लो 270, देखो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कैसा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, मतलब कि 180 से तो बड़े होंगे और 360 से क्या होंगे, छोटे होंगे, उन्हीं एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब एक चीज समझो, नेक्स्ट हमारे पास अगर एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है, ऐसे बिल्कुल एक लाइन पे पूरा ऐसे यहाँ पे इस तरीके से एंगल बनता है, जैसे ये बना के बताया हुआ है। ठीक है, ऐसा बनता है, तो ये होता है हमारा 180 डिग्री का। ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। जैसे कि पूरे 90 डिग्री एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं, ऐसे ही 180 डिग्री एंगल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, मेनली तो स्ट्रेट एंगल का ही यूज होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक लाइन होती है, अब लाइन पे ना मेरी बात समझो, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे हमारे पास ये ऐसे जो एंगल बना होता है ना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है हमारे पास, अगर 0 से लेके 360 के बीच में एंगल ऐसे पूरा आता है, मतलब कि 180 से बड़ा होगा और 360, ये कंप्लीट एंगल है, या फुल रोटेशन बोल लो इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिखानी है, मैं लिख देता हूँ कंप्लीट एंगल। इसको समझो कैसे, अगर ये पूरा ऐसे एंगल बन जाता है, पूरा पूरा ऐसे एंगल बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक बार मैं बताता हूँ, अगर 0 से लेकर 90 के बीच में आएगा एंगल, तो वो एक्यूट एंगल कहलाया जाएगा। अगर एंगल हमारा 90 से 180 के बीच में आएगा तो वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर एंगल हमारा एग्जैक्ट 90 डिग्री का है तो वो हमारा राइट एंगल होगा। अगर हमारे पास 180 से 360 के बीच में एंगल आ रहा है तो वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगर पूरा 180 का बन रहा है हमारा एंगल तो वो स्ट्रेट एंगल होगा। और अगर पूरा एंगल, पूरा सर्कल बन जा रहा है, पूरा एंगल हो जा रहा है, तो मतलब कि वो हमारा कंप्लीट एंगल होगा, जो कि 360 का होता है। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे टाइप ऑफ एंगल। अब इसमें ना थोड़ा सा पार्ट और हमें समझना है कि भाई किस तरीके से एंगल्स को हम अपोजिट मतलब इक्वल कैसे बोल सकते हैं, या फिर कैसे उनके क्लासिफिकेशन हो सकती है, वो चीज हमें समझनी है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो यूज, देखो हमने ये टाइप ऑफ एंगल पढ़े जो हमारे एंगल थे। अब इनसे होने वाली जो चीजें होती हैं, मतलब कब किसको इक्वल कहा जा सकता है, किस टाइप के एंगल बन सकते हैं, मेनली जो देखो अभी तक हमने 8th क्लास का रिवीजन करा, अब करेंगे 9th क्लास में जो जो चीजें पूछी जाएंगी हमारे पास इस चैप्टर में मेनली पूछी जाएंगी। पर ये हमें तभी समझनी चाहिए जब हम पहले वो वाले पार्ट समझ ले जो बेसिक है हमारा। ठीक है, तो देखो, अगर हमारे पास एंगल, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास इसमें, अगर हमारे पास एंगल
ऐसे हैं, बिल्कुल अपोजिट है, तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में ऐसे जो एंगल बनते हैं, ध्यान से देखो, जैसे ये x है और ये भी x है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। ऐसे ही इधर वाला, यहाँ से ये y है तो ये वाला भी क्या होगा, y होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल एक दूसरे के पीछे एंगल है। ठीक है, ये हमें याद रखना है इसमें। फिर हमारे पास आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल कौन से होते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इस वाले चैप्टर में, तो ये भी ध्यान रखना है। मतलब कि जितने भी ये पार्ट है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि इनके बेस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। अब जैसे मान लो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये कैसे होता है, कहने का देखो, एक लाइन पे, अभी हमने पीछे पढ़ा था, एक लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनता है। जो ये पूरा एंगल होता है, ये कितना डिग्री का होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लाइन पे 180 डिग्री का होता है। अगर इस 180 डिग्री को हम, इस 180 डिग्री के एंगल को हम डिवाइड कर दे दो या दो से ज्यादा भाग में, जैसे कि इस लाइन में करा हुआ है, देखो एक यहाँ पे बांट दिया और एक यहाँ पे बांट दिया। अब ये इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो पूरा 180 का ही ना। जब भी किन्हीं भी एंगल को मिलाकर 180 बनता है तो उसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं, जैसे मान लो हमने एक ये एंगल बनाया, ये हमने 180 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इसको मैंने दो या तीन भाग में मैंने इसे डिवाइड कर दिया। देखो एक ये रहा हमारा, एक ये रहा हमारा, एक ये रहा हमारा। पर ध्यान से देखो, इन तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो बनेगा तो ये पूरा एंगल ही ना, यहाँ तक का 180 डिग्री का। तो जब भी किन्हीं भी एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेंगे और उन सबको प्लस करके 180 आएगा, तो वो इसका मतलब वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, एक लाइन पे बनने वाले एंगल जैसे ये बने एक्स वाई जेड, इन सब का जो सम होता है वो क्या होता है, 180, और उसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है यही एंगल जो हमने समझा है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। इसे देखो मैं क्लीन करता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखो, इस तरीके से हमें एंगल इसमें चैप्टर में यूज करना है, ये लीनियर पेयर वाले। ठीक है, जैसे कि एक्स हो गया और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाई हो गया, इन दोनों को प्लस करके ये हमारा एंगल जो बनेगा यहाँ तक का बनेगा, जो कि है 180 डिग्री का, और यही हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट समझने से पहले से यहाँ से थोड़ा रफ कर देते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, दूसरा जो एंगल आता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, ध्यान से समझो। ये हमारे पास अगर जैसे मान लो एक एंगल बना हुआ है, ये हमारा पूरा एंगल है। अब इसी एंगल को मैंने ऐसे डिवाइड करा हुआ है। अब ध्यान से समझना, जब एक बीच में कॉमन रे होगी, ये वाली जो रे है, ये वाली जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ, ये जो रे है, इसी से एक ये भी एंगल बन रहा है और इसी से एक ये भी एंगल बन रहा है, मतलब आपस में जुड़े हुए एंगल है ना ये। जब भी एक बीच में कॉमन लाइन से दो एंगल बनते हैं, उन्हीं एंगल को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ये हमें अब ध्यान रखना। ठीक है, एक और बना के बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला एक्स एंगल है और यहाँ पे ये वाला वाई एंगल है। अब देखो बना तो इस वाली रे से है, इस वाली रे से ही तो बना, इस वाली रे से बना हुआ एंगल क्या हो जाएगा, वो एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। तो एक्स और वाई आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना था। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है भाई, जो कि हमारा 9th क्लास में आया हुआ है, ये वाला पार्ट एंगल्स का। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ एंगल समझ रहे, बेसिक समझ रहे हम चैप्टर का, क्योंकि देखो अगर चैप्टर का हम बेसिक समझ लेंगे ना तो क्वेश्चंस हमें बहुत इजीली समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे पहले ये जो डायग्राम बना हुआ है हमारा, इसके लिए यहाँ पे मैंने देखो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको भी समझेंगे और इन डायग्राम को भी हम समझेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग कैसे करते हैं वो चीज देखो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, मैंने हर एंगल का क्या कर दिया, यहाँ पे नंबरिंग कर दिया हर एंगल पे। अब वो कैसे किसके इक्वल है वो चीज देखते हैं। जब भी हमें एक चीज समझो, जब भी हमें दो लाइन पैरेलल दी गई, जैसे एल ये वाली लाइन हो गई ये, और ये वाली एम लाइन हो गई, ये आपस में अगर पैरेलल है, पैरेलल कर समझते हो, जब भी दो लाइन ऐसे बिल्कुल आमने सामने होती हैं, हर जगह से बिल्कुल आमने सामने होती हैं, तो उन लाइन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम एक थर्ड लाइन बनाते हैं ट्रांसवर्स, जो ये की ग्रीन वाली लाइन है, देखो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, ये जो ट्रांसवर्स है ये बनाते हैं, तो इससे कुछ एंगल बनते हैं, 8 एंगल बनते हैं। देखो जैसे मैंने नंबरिंग करी ना, 8 एंगल बनाए ना मैंने, एक ये रहा, ये सारे एंगल देखो, दो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्स लाइन बनाई, इस लाइन को ट्रांसवर्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इनसे एंगल बनते हैं जो कि 8 बनते हैं एंगल। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमें समझना है, और उस रिलेशन का रीजन क्या है वो हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से यहाँ पे समझना कि अब देखो जैसे मान लो जो ये वाला एंगल बन रहा है, एक जो मैं बताऊंगा जेड, देखो एक हीरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जेड बन रहा है भाई। ठीक है, ये जो जेड बन रहा है, ठीक है जेड बन रहा है, इस जेड को ध्यान रखना है हमेशा, जेड को ध्यान रखना जब भी पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल से जेड बनेगा। ठीक है, देखो मैं एक बार और बनाता हूं, जैसे ये जेड बना, यहाँ पे जेड बन गया ये, जब भी जेड बनेगा उसके जो ये वाले एंगल होंगे, ये ऐसे ऐसे जो एंगल होंगे, उन वाले एंगल को हम इक्वल कहेंगे, और इक्वल है, और क्यों इक्वल है उनका रीजन भी हम देंगे। ठीक है,
इक्वल है और क्यों है इक्वल वो भी हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो एंगल 4 है वो बराबर है एंगल 5 के। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब भी जेड बनता है, जेड याद रखना इस तरीके से, जब भी जेड बनेगा तो ये वाले एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, और उनका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें जेड पहचानना, कहां कहां पे जेड बना हुआ है, पहले जेड वाले एंगल को हम सीखेंगे। ठीक है, अब देखो जेड ऐसे भी तो बन रहा है, जेड किसी भी तरीके से बन सकता है पैरेलल लाइन में। ये बन रहा, ये भी तो जेड है, ध्यान से देखो जेड बन रहा है ना। तो यहां से बनने वाले एंगल एक तो ये हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब देखो कैसे इक्वल है, यहाँ पे देखो ये इस तरीके से जेड बन रहा था, ऐसे और ऐसे और ऐसे, थोड़ा आड़ा टेढ़ा सा जेड है पर है जेड, उल्टा जेड बन रहा है। तो ये यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ और यहाँ पे 6, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होंगे, और इनका रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे एंगल 3 बराबर है एंगल 6 के। ठीक है, ये हमें जेड से मिलने वाले एंगल मिल गए हैं। ठीक है, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब जेड से बनने वाले एक्सटीरियर एंगल को पहचानते हैं हम, जो जेड से बने हैं पर वो क्या है, आपस में एक्सटीरियर है, उनको पहचानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो जेड देखा था उसी पे चलते हैं, उस जेड को समझते हैं। देखो जो हमारा एक जेड था ये वाला था, यहां से लेके यहां तक ये जेड बना हुआ था। ठीक है, अब इसके एक्सटीरियर में देखो, इसके एक्सटीरियर में ये वाला एंगल है और नीचे ये वाला एंगल है, मतलब 1 और 8। अब ध्यान से देखो, जो 1 है, यहां पे मैं लिखता हूं, जो कि एंगल 1 है वो बराबर है एंगल 8 के, क्योंकि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जेड के बाहर वाले एंगल थे, ये ध्यान रखना है, जेड के बाहर वाले एंगल, ये वाला और ये वाला, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, जो दूसरा जेड था हमारा उसको समझते हैं। अब देखो जेड हमने ऐसे बनाया था, एक ये वाला जेड, ये। अब इसमें अगर हम देखें, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई जो एंगल हमारा 2 है, एंगल 2 है वो बराबर है एंगल, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ और लिख गया है, एंगल जो 2 है वो बराबर है एंगल 7 के। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो बराबर है इस वाले एंगल के। ठीक है, यहां से ये वाला हमें एंगल मिल गया। अब देखो, अब जेड से मिलने वाले एंगल को हमने लिख लिया और रीजन हमने समझ लिया। जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इसका रीजन भी साथ में देंगे, और बाकी अच्छे से समझना, हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इंप्लीमेंट करेंगे जब हम इनको, तो जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल एंगल को समझ लो थोड़ा ध्यान से। अब देखो ये चीज हमें यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे हमने समझ लिया है। अब क्या करना है हमें, ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने पहचान लिया कौन कौन से होते हैं, जो जड़ के अंदर आने वाले एंगल होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, जो जड़ के बाहर वाले एंगल होते हैं, जो जड़ बनता है हमारे पास पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम किस पे, जो हमारे एंगल है कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल पे चलते हैं। कोरस्पोंडिंग एंगल को ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं तुम्हें बना के बताता हूँ, जो सेम डायरेक्शन में, देखो ये 2 इधर की तरफ जा रहा है और देखो 5 भी इधर की तरफ जा रहा है, इनकी डायरेक्शन 5 की भी इधर की तरफ है और 2 की भी इधर की तरफ है। तो इसका मतलब ये है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 जो है बराबर है एंगल 5 के। अब ऐसे और ढूंढते हैं, देखो 1 इधर की तरफ जा रहा है और 6 की डायरेक्शन भी इधर की तरफ है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 6 के, ये भी हमने समझ लिया। ऐसे ही देखो एंगल 7 इधर की तरफ डायरेक्शन है, एंगल 4 की भी इधर की तरफ डायरेक्शन है, ध्यान से देखना कहां पे बना रहा हूं मैं, एंगल 4 की। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 4 भी बराबर है एंगल 7 के। फिर और दूसरा एंगल 8 की डायरेक्शन इधर की तरफ है और एंगल 3 की भी डायरेक्शन इधर की तरफ है। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक है याद रखने की, डायरेक्शन से 3 एंगल बराबर है एंगल 8 के। तो यहां से हमें क्या पता लगा, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर है। तो हमने 3 टाइप के एंगल पढ़े इस एक डायग्राम में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे समझी इसमें। अब देखो हम अपोजिट एंगल भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कैसे हो सकते हैं। वो देखो कैसे, मैं तुम्हें बना के बताऊंगा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि वो हमने दूसरे डायग्राम में समझा है। तो यहाँ पे हम उसे बस मैं बताता हूँ कहाँ पे कैसे वर्टिकली अपोजिट वो बन सकते हैं, वो चीज देखना। देखो यहाँ पे जो 2 है ये वाला एंगल, ध्यान से देखो ये वाला 2 इस वाले 2 के वर्टिकली बिल्कुल अपोजिट है, तो ये आपस में 2 और 4 भी बराबर हो सकता है। एंगल 1 है वो एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, ये भी आपस में बराबर हो सकता है। एंगल 7 एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी बराबर हो सकता है। एंगल 6 एंगल 8 के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल हो सकता है। तो ऐसे वर्टिकली अपोजिट भी हम यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं ऐसे डायग्राम से। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक जो है कंप्लीट हो जाता है, फिर हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन को भी डिटेल में समझेंगे। अगर तुम्हें एक बार में एंगल समझ में नहीं आते तो इसको एक बार और समझना, एंगल वाली ये जो पार्ट है पूरा एक बार और देखना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिसने 8th क्लास में पढ़े हुए हैं थोड़ा, उन्हें तो एकदम से समझ में आ जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़े हुए अभी तक, वो फिर एक दो बार में एक बार और वीडियो देखना, तो उसको ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं।